हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 14 नवंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग that in case you believe that these videos are helping you out in some way or the other, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. और आज के दोनों ही न्यूज़पेपर्स हैव एक्चुअली कम अप विद वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स। हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे क्लाइमेट फिनेंस का एक ऐसा टॉपिक है जो इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है, गिवन द फैक्ट कि इस बार COP27 का जो एजेंडा है इट इज़ अबाउट परसुइंग द डेवलप्ड नेशंस टू प्रोवाइड अस विद द क्लाइमेट फिनेंस। लेकिन अब क्लाइमेट फिनेंस में भी एक होता है पब्लिक फिनेंस और एक होता है प्राइवेट फिनेंस। तो हाउ डेवलप्ड नेशंस वांट कि कैसे पब्लिक फाइनेंस को कट किया जाए, प्राइवेट फाइनेंस को एनकरेज किया जाए ताकि वो अपनी ऑब्लिगेशन से बच जाएं, और कैसे अडेप्टेशन क्या होती है, मिटिगेशन क्या होती है। तो क्लाइमेट फाइनेंस में ये सारे टॉपिक्स क्यों इंक्लूडेड हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कैसे न्यूक्लियर पावर का टॉपिक इंपॉर्टेंट इस बार के लिए हो जाता है। सो ऑलराइट, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला आर्टिकल जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, War a Catalyst for Expansion of Nuke Energy, IAEA। तो देखिए बेसिकली ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इनके चीफ द्वारा ये कहा गया है। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि न्यूक्लियर पावर इस बार आपके लिए एक बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन क्यों होगा, क्योंकि देखिए कल हमने जब डिस्कस किया था कि कैसे मार्स इनिशिएटिव, जो बेसिकली यूनाइटेड नेशंस द्वारा ही अंडरटेक किया गया है कि मिथेन को आप ट्रैक करें कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिथेन एमिशन हुआ है, फिर उसको कर्व करने की कोशिश करें सैटेलाइट नेविगेशन के माध्यम से। तो मैंने आपको बताया था मिथेन क्यों इंपॉर्टेंट है इस बार। मिथेन से रिलेटेड प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है, सिंस इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैस के अगर आप प्रीलिम्स के पास्ट ईयर ट्रेंड्स देखेंगे तो उसमें पर्टिकुलर गैस के ऊपर भी क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो यू नेवर नो, N2O के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, सो ऑल ऑफ दैट। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि मिथेन के ऊपर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी सैबोटाज हुआ था, जो नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइंस हैं उसमें लीकेज हुई है मिथेन की, और काफी टाइम तक बबल्स बनते रहे, और बहुत सारी कंट्रीज ने कंसर्न जताया है, ये यूक्रेन वॉर के चलते हुए ही। रशिया का कहना है कि यूके ने करवाया है एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, और इस अब आज देखिए मैं आपको बताती हूँ कि न्यूक्लियर पावर क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन जो आएगा वो डेफिनेटली एज फार एज आई बिलीव वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में आएगा, क्योंकि जब आप GS3 के टॉपिक्स पढ़ते हैं तो उसमें न्यूक्लियर पावर भी एक टॉपिक है। ओके, तो न्यूक्लियर पावर पे कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में, हमारा क्या सिनेरियो है, और इस तरह की चीजें, इंडिया का मैप बना के जो भी आपको करना होगा, और 2% इलेक्ट्रिसिटी में है, जरूरी है कि नहीं, ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ सकते हैं। GS3 GS1 दोनों में ही ये टॉपिक्स हैं न्यूक्लियर पावर से रिलेटेड। ठीक है, सो प्रिपेयर ऑन दैट। अब क्योंकि जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है यूक्रेन का सबसे बड़ा, जो ज़ैपोरिजिया प्लांट है, उसको काफी ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, न्यूक्लियर थ्रेट है। ठीक है, तो ना ही सिर्फ GS2 में ये क्वेश्चन बनता है कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन सबकी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल क्यों होनी चाहिए, या न्यूक्लियर वॉर सबसे ज्यादा थ्रेटनिंग क्यों है, बल्कि GS3 के पर्सपेक्टिव से भी न्यूक्लियर पावर इन इलेक्ट्रिसिटी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन ये बन सकता है कि कैसे अगर हमें अपने क्लाइमेट टारगेट्स को पूरा करना है, या फिर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकना है, या नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस जो है हमारे, उनको पूरा करना है, तो न्यूक्लियर पावर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। ओके, तो इसीलिए आप देखते हैं ये आर्टिकल क्या कहता है। अब देखिए इस आर्टिकल के द्वारा हमें ये पता चल रहा है कि IAEA के जो चीफ हैं वो कह रहे हैं कि देखिए डिस्पाइट द फैक्ट कि हम यूक्रेन वॉर में क्या देख रहे हैं कि जो ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके ऊपर इतनी बॉम्बिंग हो रही है, शेलिंग हो रही है, उसके आसपास वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड नहीं है, बहुत सारे कंसर्न्स हैं कि उसको कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है, रेडिएशंस निकल सकती हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन जब इनसे पूछा गया, जो COP27 चल रहा है इजिप्ट में, उसी की साइडलाइंस पे बेसिकली सारी डिस्कशंस हो रही हैं। उनसे जब क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आपको ये लगता है कि अब इतना ज़्यादा क्योंकि सेंसिटिव मामला हो जाता है न्यूक्लियर एनर्जी का, तो आपको ऐसा लगता है कि बाकी कंट्रीज का क्या इंटरेस्ट अब कम हो जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी में या इलेक्ट्रिसिटी में न्यूक्लियर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन? तो इनका कहना है नो, आई बिलीव इट्स क्वाइट द ऑपोजिट। नॉट दैट आई बिलीव, आई सी इट ऑन द ग्राउंड लेवल कि ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस जो हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये वॉर चल रही है, न्यूक्लियर पावर का जो क्रेज है, या न्यूक्लियर पावर में जो इंटरेस्ट है बहुत सारी ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस में, वो बढ़ रहा है। तो देखिए बात ऐसा क्यों है, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ।
इनका ये कहना है ऐसा नहीं है कि वॉर के बाद से अचानक से ये चीजें हो गई है कि न्यूक्लियर पावर अब सब अक्यूमुलेट करना चाहते हैं या अपनी इलेक्ट्रिसिटी में उसे कंट्रीब्यूट कराना चाहते हैं। ये प्लान्स पहले ही थे, क्योंकि बहुत सारी IAEA की रिपोर्ट्स और बहुत सारी और भी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि अगर आपको सच में कर्ब करना है 1.5 डिग्री सेल्सियस तक का टारगेट जो है, या 2 डिग्री सेल्सियस तक का, तो अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी को जब उसकी ट्रांसमिशन जब करवानी पड़ेगी रिन्यूएबल एनर्जी पे, तो रिन्यूएबल एनर्जी में आप सिर्फ विंड और सोलर से ही नहीं अकाउंट कर सकते, क्योंकि विंड और सोलर दोनों ही बहुत ही वॉलेटाइल नेचर है दोनों का। विंड जब चलेगी तब पावर बनेगी, सोलर जब सन आएगा तब पावर बनेगी, तो रात को क्या होगा, कितना अक्यूमुलेट कर लेंगे। लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी एक ऐसी चीज है जो एक परसिस्टेंट सप्लाई प्रोवाइड करती है। तो इनका ये कहना है कि रिपोर्ट्स बहुत सारी ये कहती हैं कि अगर आपको बेसिकली ये देखिए, इफ आई रीड इट, अकॉर्डिंग टू ऑल एस्टिमेट्स ऑफ IEA एंड इवन द IPCC, हमें एटलीस्ट डबल करना पड़ेगा ग्लोबल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को न्यूक्लियर पावर की, अगर हम बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड अबेटमेंट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। सो वी वांट एटलीस्ट डबल ऑफ द करंट सिनेरियो ऑफ न्यूक्लियर पावर। ये सारी कंट्रीज को पता है, ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस जो हैं, बहुत सारी कंट्रीज को ये बात सबको पता है। इसीलिए सारे जो कंट्रीज हैं वो न्यूक्लियर पावर की से रिलेटेड प्लान्स बना रहे थे बहुत पहले से। लेकिन अब हो क्या रहा है, इनका ये कहना है प्लान्स वर ऑलरेडी देयर, बट द फैक्ट इज ये जिस तरह का अब वॉर हो रहा है, इसकी वजह से क्या हुआ है कि एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू निकल के आ गया है कि रशिया प्रोवाइड करेगा नहीं करेगा गैस यूरोपियन नेशंस को, क्या होगा, विंटर्स आ रही हैं। सो एनर्जी सिक्योरिटी हैज डेफिनेटली कम अप लाइक एनीथिंग, मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। तो ये लोग चाहते हैं कि एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर कर ली जाए, और वो न्यूक्लियर एनर्जी उसके लिए आपको प्रोवाइड करती है। तो वॉर ने क्या किया है, वॉर ने इनके जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी प्लान्स थे कि ये न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ाएं अपनी इलेक्ट्रिसिटी में, उसको कैटलिस्ट दे दिया, उसको स्पीड अप कर दिया उनके प्लान्स को। अब एक और पैराडॉक्सिकल चीज यहाँ पे ये है, देखिए ये बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत ही अजीब एक रिवोल्यूशन आई है इंडियन एक्सप्रेस के सामने, और इसीलिए इन्होंने ये इनका एक प्रिविलेज्ड आर्टिकल है। तो वहीं से हमें ये पता चला है, और सबसे बड़ा जो पैराडॉक्स है वो ये है कि ये लोग रशिया के साथ ही मिल के अपने न्यूक्लियर पावर प्लान्स को परस्यू कर रहे हैं। दे वर्किंग विद रशिया फॉर दिस, इजंट इट पैराडॉक्सिकल? इट इज, राइट? तो बहुत सारी ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस जो हैं, स्लोवाकिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ओके, अब पोलैंड को छोड़ दीजिए क्योंकि पोलैंड थोड़ा सा एंटाई इस समय आप कह सकते हैं रशिया है, नॉट टू मच इनटू द रशियन कैंप एट द मोमेंट। तो चेक रिपब्लिक वगैरह, ये सारे जितने भी नेशंस हैं, दे आर आस्किंग फॉर मोर एंड मोर न्यूक्लियर पावर। एंड सो इज यूक्रेन, ऑफ कोर्स यूक्रेन तो गोज विदाउट सेइंग, क्योंकि उन्हें चाहिए ही अपनी इलेक्ट्रिसिटी में न्यूक्लियर पावर का कंट्रीब्यूशन। तो ये सब कुछ ही यहाँ पे लिखा है। आई होप आई हैव एक्सप्लेन टू यू एवरीथिंग। ऑलराइट, हाँ, तो बस यहीं पे ये चीज लिखी है कि अगर हम इजिप्ट की भी बात करें, क्योंकि इजिप्ट में ही COP27 हो रहा है, तो इजिप्ट में आप इनका एग्जांपल ले लीजिए। दे आर ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलिंग मोर एंड मोर न्यूक्लियर पावर। ओके, साथ ही में घाना, नामीबिया, कीनिया, ये सारी कंट्रीज भी हैं जो काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं न्यूक्लियर पावर की कॉन्ट्रीब्यूशन को बढ़ाने में अपने इलेक्ट्रिसिटी में। तो देखिए IEA से एक और रिलेटेड आर्टिकल है, आई थिंक हमें साथ में वो डिस्कस कर लेना चाहिए, फिर बाद में बाकी आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। मिस फायर ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल नॉट कॉज फॉर एनी स्पेसिफिक कंसर्न। तो देखिए फाइनली क्या कहा है, जब इनसे क्वेश्चन पूछा गया, अगर आपको याद होगा मार्च 9 को क्या हुआ था, एक ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, जो बेसिकली आप देखिए ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल एक बहुत बड़ा हमारे लिए माइलस्टोन है जो हमने अचीव किया है, क्योंकि दिस क्रूज मिसाइल इज एक्चुअली केपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वॉर हेड्स। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, आपको ब्रह्मोस के बारे में ये भी पता होगा कि हमने फिलीपींस को एक्सपोर्ट करने का ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है। सो दिस ऑफ कोर्स कम्स एज एन एग्जांपल, ना ही हम वी आर मेकिंग इन इंडिया, वी आर मेकिंग फॉर द ग्लोब ऑल्सो। तो ये प्रिकर्सर है उस नैरेटिव का जो आगे और सॉलिडिफाई होने वाला है और कॉन्क्रीट फॉर्म लेने वाला है। ओके, तो लेकिन इसी ब्रह्मोस मिसाइल का एक एक्सीडेंटल आप कह सकते हैं फायरिंग हो गई थी, एक्सीडेंटली निकल गया था अपने फायर हो गया था। और वेयर डिड इट एक्चुअली लैंड, ये पाकिस्तानी ओरिजिन की जो टेरिटरी है, बिल्कुल पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर, उनके आप कह सकते हैं टेरिटरी के अंदर इसने लैंड किया। तो ऑफ कोर्स इट गोज अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ समहाउ, ऐसे नहीं हो सकता। सो ऑफ कोर्स द फैक्ट वाज वो किसी वेपन को कैरी नहीं कर रहा था, तो किसी तरह का एक्सप्लोजन नहीं हुआ, कोई डैमेज नहीं हुआ। लेकिन इन अगस्त दिस ईयर
फॉलोइंग अ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी विच वाज ऑफ कोर्स सेट अप। जो हमारी सरकार है, इंडियन एयरफोर्स ने बेसिकली जो उनके ऑफिसर्स थे, जो 3 ऑफिसर्स लिंक्ड उन्हें लगे इन तरह के, उनको टर्मिनेट कर दिया उनके सर्विसेज से। तो ये इंडिया ने ऑफ कोर्स जिस तरह का प्रोफेशनलिज्म दिखाया, इट वाज गुड ओनली। द फैक्ट इज पाकिस्तान इसको बहुत ज्यादा पोलिटिसाइज करने की कोशिश करता है। लेकिन अब हम देख लेते हैं कि ये न्यूक्लियर वॉच डॉग जो है IAEA, इनका ये कहना है कि देखिए ये जो हुआ था इस तरह का रिसेंट मिस फायर, ये कोई इस तरह का स्पेसिफिक कंसर्न तो बिल्कुल भी नहीं है, और हम सारी चीजें बहुत अच्छे से मॉनिटर करते हैं। This incident did not in any way raise questions on the। अब देखिए बहुत सारे एक और चीज, अगर आपको याद होगा, यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था सबसे डेंजरस नेशन कौन है इस समय? पाकिस्तान। डिस्पाइट द फैक्ट इन्होंने एक F-16 का पैकेज मेंटेनेंस करने का भी दोबारा रिलीज किया है, और दे वांट टू टीच इंडिया अ लेसन, इफ यू कैन डील विद रशिया वी आर नॉट अप्लाइंग कार्ड्स ऑन यू। तो हम भी पाकिस्तान के साथ डील कर सकते हैं, पर ये बात सबको पता है कि यूएसए पाकिस्तान को भी एक अच्छा देश नहीं समझता। हैड इट बिन सो, आप ट्रंप के टाइम पे देख सकते थे कैसे पाकिस्तानी ओरिजिन के कितने भी लोग जो एयरपोर्ट पे जाया करते थे, किस तरह से उन्हें एम्बैरस किया जाता था, क्योंकि उनके ऊपर के वो टेररिस्ट नेशन के लोग हैं, ये चीज टैग लग चुका है। तो मिस्टर बाइडेन ने भी यही कहा था कि वो सबसे ज्यादा खतरनाक देश क्यों है, क्योंकि वो उनके पास न्यूक्लियर पावर है। अब एक ऐसी न्यूक्लियर पावर जिसकी मिलिट्री बिल्कुल आप कह सकते हो रोग है, वो एक रोग स्टेट है, उनको पता ही नहीं है, उनको थोड़ा सा भी गुस्सा आएगा वो न्यूक्लियर पावर रिलीज कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं अपनी किसी भी एडवर्सरी के ऊपर, और ये पूरे संसार के लिए बहुत ही डेंजरस बात है, क्योंकि उनका ये कहना है यूनाइटेड स्टेट्स का और बाकी डेवलप्ड नेशंस का, कि उनमें इतना दिमाग नहीं है पाकिस्तानीज में, दे आर लाइक वेरी एंग्री पीपल, दे डोंट हैव प्रोफेशनलिज्म, और फिर साथ ही में उनके पास न्यूक्लियर पावर भी है जो कभी भी यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए, इसीलिए एक क्वेश्चन, ये पाकिस्तान सो कॉल्ड जब ब्रह्मोस मिस फायर हो गया, तो उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर पावर तो ये भी है ना, और इनसे भी मिस फायर हो गया, ये तो न्यूक्लियर पावर सेफ्टी नहीं है, मतलब इनके पास तो न्यूक्लियर मटीरियल की। तो देखिए कहाँ से, जब उसमें कोई वेपन था नहीं, कुछ था नहीं, IAEA ने कहा हमें तो बिल्कुल डाउट ही नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन्स या उसका मटीरियल जितना भी इंडिया के पास है वो सेफ नहीं है, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, हमें इंडिया इज अ वेरी यूनिक कंट्री, इन्होंने यही कहा है। और साथ ही में इफ आई रीड इट, इन्होंने कहा है दैट इंडिया हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर न्यूक्लियर एनर्जी। तो देखिए, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों न्यूक्लियर एनर्जी का क्वेश्चन इस बार इंपॉर्टेंट है। इसके बहुत सारे जियोपॉलिटिकल रीजंस भी हैं, पर क्वेश्चन मोर और लेस जियोपॉलिटिकल के साथ साथ न्यूक्लियर वॉर, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या है इंडिया की, ये सब कुछ आपको पता है कि हम कभी भी हम सिर्फ सेल्फ डिफेंस में हमेशा लॉन्च करेंगे न्यूक्लियर, अगर हम कभी भी वेपन्स यूज किए। या फिर एक और न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हमारी चीज कहती है, इफ आई डाइग्रेस अ लिटिल फ्रॉम हियर, कि जब तक अगर हमारे किसी भी इंसान पे, हमारी कोई भी, चाहे वो भारत में ही नहीं है, किसी और दुनिया के किसी कोने में कोई इंसान है हमारा, या कोई हमारी ट्रूप्स हैं, अगर उन पे कोई बायोलॉजिकल वेपन्स छोड़ता है, केमिकल वेपन्स छोड़ता है, तो हमारा रिस्पॉन्स न्यूक्लियर ही होगा, ये हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहती है। तो थोड़ा सा आपको GS2 के पर्सपेक्टिव से न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में भी पता होना चाहिए। पर यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी की बात हो रही है, पर्टिकुलरली फॉर न्यू टेक्नोलॉजी। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा फ्यूचर है, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज जिसके माध्यम से हम न्यूक्लियर एनर्जी को हार्नेस कर सकते हैं, हम काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है, आई सी इंडिया एज अ प्लेटफॉर्म फॉर न्यूक्लियर फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूअर टेक्नोलॉजीज। इंडिया इज वन ऑफ दोज फ्यू कंट्रीज दैट हैज बीन स्टेडली लुकिंग into breeders, fast reactors, sodium reactors, and into many other technologies that many countries have not been getting into। मतलब बहुत सारी countries इस तरह के सोडियम रिएक्टर्स, फास्ट रिएक्टर्स जिसमें इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, लेकिन वी आर वेरी इंटरेस्टेड, और हम बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी बास्केट में। ओके, तो इन्होंने बोला है कि हम बहुत पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड हैं ये जानने में कि इंडिया कैसे, और स्मॉल मॉड्यूलर जो रिएक्टर्स हैं उनके बारे में क्या सोचता है। अभी तक तो कुछ नहीं है ऐसा, बट ऑफ कोर्स आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो दैट nuclear energy is an important topic for you. Okay, let's move on to another article. All right, India to unveil its long-term low-carbon strategies today. तो फाइनली देखिए, आज ऐसा हो जाएगा, तो हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज होता क्या है?
ठीक है। तो हम देखते हैं एट द स्टार्ट ऑफ द सेकेंड वीक ऑफ नेगोशिएशंस इन मंडे, सो फ्रॉम टुडे इटसेल्फ हम सेकेंड वीक में घुस गए हैं COP27 की नेगोशिएशंस में, ठीक है। तो जो कहाँ हो रही है, इजिप्ट में। तो लेकिन हम आज क्या करेंगे, हम लॉन्च करेंगे हमारे लॉन्ग टर्म डीकार्बोनाइजेशन प्लान्स को, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें नेट जीरो स्टेटस अटेन करना है 2070 तक। ये हमने कब दिया था, ग्लासगो में मिस्टर मोदी ने ये हमारे लिए टारगेट सेट किया था। अब देखिए पेरिस एग्रीमेंट, अब ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान्स जो हैं वो पेरिस एग्रीमेंट के पैटर्न के या फिर उसके अंदर आते हैं, पूरे फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। इसके तहत क्या होता है, पेरिस एग्रीमेंट के तहत कंट्रीज आर मैंडेटेड टू सबमिट लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान्स विद एस्टिमेटेड लो emission pathways till 2050 that are consistent with the global goal of keeping, मतलब देखिए बेसिकली क्या है, हम चाहते हैं कि जो टेम्परेचर राइज है, ग्लोबल टेम्परेचर राइज है, वो विद इन 1.5 डिग्री सेल्सियस और 2 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स के कंपैरिजन में इतना हम उसको कर्व कर पाए, ठीक है। तो उसका 2050 तक या जितना भी, जब तक हमने खुद को एक कार्बन न्यूट्रलिटी का स्टेटस दिया हुआ है, तब तक के लिए क्या आपके एक्शन प्लान्स रहेंगे लॉन्ग टर्म, ठीक है, क्या पाथ आप चूज करेंगे खुद के लिए। तो ये बेसिकली आपका टारगेट और साथ ही में जो ग्लोबल टारगेट है 1.5 डिग्री सेल्सियस या 2 डिग्री सेल्सियस का, उन दोनों को आप एक कह सकते हैं कॉन्करेंस में लेके चलें, तो आपका क्या लॉन्ग टर्म प्लान्स होंगे, तो वो भी आपको बेसिकली सबमिट करने पड़ते हैं। दिस इज नॉट द शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान जिसे हम नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन या NDCs कहते हैं, वो भी आप पढ़ते हैं अपने स्टैटिक पोर्शन में, ठीक है। तो ये वो नहीं है, क्योंकि ये जो होते हैं NDCs, ये तो 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान, 2030 तक के, 2025 तक के, ठीक है, ऐसे होते हैं। तो इट्स क्वाइट डिफरेंट थिंग। जैसा मैंने आपको बताया, अगर हमने खुद के लिए 2070 तक का एक टाइमलाइन रखी है, तो 2070 तक कौन सा पाथ होगा जो इंडिया अंडरटेक करेगा, ये बताएगा लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान हमारा। वैसे तो 2020 तक हमें इसे सबमिट करना था पेरिस एग्रीमेंट के टाइमलाइन के हिसाब से, पर ऑफ कोर्स देयर वाज पैंडेमिक एंड वी कुडंट डू दैट। मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज सबमिटेड। अब देखिए कितनी कंट्रीज कर चुकी हैं ऑलरेडी, बहुत सारी कंट्रीज ने ग्लासगो में अपने लास्ट ईयर सबमिट कर दी थी COP26 में। अभी तक अराउंड 62 कंट्रीज हैव सबमिटेड देयर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज। इनमें से 3 है लार्जेस्ट एमिटर्स, नंबर 1 इज चाइना, नंबर 2 इज यूनाइटेड स्टेट्स एंड नंबर 3 इज यूरोपियन यूनियन। अब भारत आता है 4th बिगेस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। 4th तब अगर हम EU को एक नेशन की तरह देखते हैं, एक ब्लॉक की तरह देखते हैं, अगर EU को हटा देंगे तो हम 3rd लार्जेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इंडिया की, जैसे कि मैंने आपको बताया, वही चीज यहाँ पे बेसिकली रीइटरेट की गई है। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्या होते हैं शॉर्ट टर्म प्लान्स। अगर एक स्टेटमेंट ऐसी आ जाए कि NDCs आर एक्चुअली शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान्स फॉर क्लाइमेट चेंज कर्बिंग, तो आपको एक पता होना चाहिए कि ऐसा भी पेरिस अग्रीमेंट के तहत ऐसा भी कुछ लिखा गया है। धनखड़ हाईलाइट्स EAS रोल इन फ्री इंडो पैसिफिक। देखिए EAS, आसियान, इनकी सेंट्रलिटी इंडो पैसिफिक में, कैसे US और इंडिया का स्टैंड बिल्कुल सेम है, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले 2 दिनों में, ठीक है। हमने कैसे, अगर आपको याद होगा, देखा था कि इंडो पैसिफिक का जो अब कॉन्सेप्ट है कैसे दिन ब दिन एक्सपैंड होता जा रहा है। पहले आसियान की सेंट्रलिटी सिर्फ और सिर्फ भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी में बोली जाती थी, रिइटरेट की जाती थी, लेकिन अब इंडो पैसिफिक हम जो कहते हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओपन, फ्री एंड ऑल दैट, तो उसमें अब इंडो पैसिफिक में और कंट्रीज को इंक्लूड किया जा रहा है, ताकि बेसिकली जो क्वाड था, पहले क्वाड की सेंट्रलिटी थी इंडो पैसिफिक में, पर अब हम आसियान की भी देख रहे हैं, ठीक है। तो वही अब और देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। आई वुड नॉट गो इनटू दैट फैक्टर अगेन, क्योंकि वो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया है। नाउ जगदीप धनखड़ जी, हु इज आवर वाइस प्रेसिडेंट, वो कहाँ है, कंबोडिया में है 3 दिन की विजिट पे। अब इस 3 दिन की विजिट के दौरान, जहाँ पे बेसिकली US प्रेसिडेंट भी थे, जो बाइडन, उन्होंने उनके साथ भी मुलाकात की है ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द समिट। ओके, आफ्टर एड्रेसिंग द EAS समिट, वाइस प्रेसिडेंट इनॉग्रेटेड, अब इन्होंने इनॉग्रेट किया है कंप्लीटेड कंजर्वेशन वर्क ऑफ हॉल ऑफ डांसर्स, ठीक है, जो एंकोर रीजन में है। तो बेसिकली आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हॉल ऑफ डांसर्स जो है ये एक्चुअल में क्या है। इट इज अ पार्ट ऑफ अ $4 मिलियन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, किसके बीच में, इंडिया और कंबोडिया के बीच में, ताकि हम प्रिजर्व कर सकें, रिस्टोर कर सकें कल्चरल हेरिटेज को, किसकी, कंबोडिया की। अब देखिए आपको ये बात पता होनी चाहिए, कंबोडिया में संसार का सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, उसका नाम है एंकोर वॉट, जो आप बचपन में पढ़ते थे अपनी GK की किताबों में, वही वाला, ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको उस दिन में बताया था कि बहुत कम जगहें हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं
हिंदू पीपल रहते हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू द पॉलिटिक्स ऑफ इट, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि एक एज मिल जाता है वहाँ पे अगर हमारे से किसी कल्चरली रिलेटेड लोग मिल जाते हैं या जैसे भी उनके साथ कनेक्ट करने का। जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं जगदीप धनखड़ जी ने क्या कहा है, वी आर नॉट इन द कंट्री ऑफ आर एक्सटेंडेड नेबरहुड, वी आर इन आर एक्सटेंडेड फैमिली, है ना, क्योंकि बिकॉज दे फील लाइक होम। अगर आप टेम्पल जा रहे हैं, उसमें बेसिकली इनॉग्रेट कर रहे हैं जो प्रोजेक्ट आपने साथ में लिया है, ठीक है, कल्चरल हेरिटेज को लेके, तो ये चीज़, जैसे मैंने आपको बाली के बारे में बताया था जो इंडोनेशिया में कैपिटल है विच इज़ हिंदू मेजोरिटी, या मैंने आपको थाईलैंड के बारे में बताया था। तो आसियान कंट्रीज, थाईलैंड के आप प्रधानमंत्री कितने भी उठा के देख लीजिए, सारे के सारे हिंदू नाम दिखेंगे आपको वहाँ पे टेम्पल्स हैं, तो दैट वे। तो अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़, क्योंकि मिस्टर एस जयशंकर भी थे साथ में जगदीप धनखड़ जी के, तो एस जयशंकर टॉक्स यूक्रेन बायलैटरल टाइज विद ब्लिंकन। अब देखिए क्या हुआ है, if I just read it, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने बोला है कि हम किसके साथ मिले हैं। ये देखिए मिस्टर ब्लिंकन जो बेसिकली क्या है, यूएस के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने एक ट्वीट करते हुए बोला है दैट आई मेट इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर, कहाँ पे, आसियान समिट के मार्जिन पे, ठीक है, फ्नोम पेन में, कैपिटल ऑफ कंबोडिया। और इन्होंने बोला कि हमने बात की कि कैसे हम पार्टनरशिप को बरकरार रखेंगे, कैसे रशिया का जो वॉर है यूक्रेन पे उसको मिटिगेट करने की कोशिश करेंगे, और यूएस सपोर्ट करता है इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी को, ठीक है, ये ब्लिंकन ने ट्वीट किया। अब देखिए हमारी G20 प्रेसिडेंसी का सपोर्ट, जब भी कोई देश होता है ना, वो किसी भी चीज़ की प्रेसिडेंसी लेता है, लीडरशिप लेता है, तो बाकी कंट्रीज जब भी भारत में आए या किसी साइड लाइन्स पे मिले, उनको उस चीज़ के लिए सपोर्ट दिखाती है, दैट वी सपोर्ट देयर प्रेसिडेंसी, वी सपोर्ट देयर लीडरशिप फॉर दिस पर्टिकुलर। तो जैसा कि अभी वहाँ की ट्रेजरी हेड आई हुई थी हमारे यूएस की, जो निर्मला सीतारमन जी से मिली, तो उन्होंने भी ये डिक्लेयर किया, बेसिकली यही आई थी, क्रिप्टो करेंसी पे बात की, और साथ में ये जताने के लिए दैट यूएस इज प्रीटी हैप्पी विद योर प्रेसिडेंटशिप, वी लुक फॉरवर्ड टू द एक्शंस यू वुड टेक एज द प्रेसिडेंट ऑफ G20 एंड ऑल दैट। तो अब देखिए साथ में यहाँ पे जो मुझे आपको बताना है वो ये है, मिस्टर जयशंकर ने बोला कि हम अपने कनेडियन कलीग से भी मिले हैं। अब कनाडा बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए हम जहाँ भी मिलेंगे ना कनाडा से, हम हमेशा, अब देखिए आप हर जगह देखेंगे, हम कनाडा के किसी भी कलीग से, हमारे कोई भी इंडियन डिप्लोमेट मिलेंगे, वो यही कहेंगे दैट वी अपोज रेडिकलाइजेशन। इन्होंने ग्रेटर ट्रेड की, स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस की, ये सब बात की, साथ ही में टेररिज्म और अपोजिंग रेडिकलाइजेशन की बात की। अब रेडिकलाइजेशन क्यों, ये बात मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। कनाडा में एक रेफरेंडम हुआ है जिसका नाम है खालिस्तानी रेफरेंडम, जो यूके में ऑलरेडी अंडरटेक किया जा चुका है। तो खालिस्तान जो सिक्स फॉर जस्टिस वहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बेसिकली इंडिया ने बैन की हुई है, देखिए एक बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी मुद्दा है भारत के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था खालिस्तानी इशू कैसे इमर्ज हुआ, उसके क्या बहुत सारी लेयर्स हैं, 1980s का सारा कॉन्सेप्ट, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब उस चीज़ का दोबारा परखना, या कोई भी अगर हमारी कंट्री के खिलाफ बेसिकली ये कहना, नॉट आप समझने की कोशिश कीजिए ये कितना बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी मैटर है, क्योंकि जो खालिस्तान की डिमांड है वो ये है कि ये चाहते हैं कि एक अलग से रीजन हो जो सिख्स के लिए हो, और उसकी कैपिटल क्या होगी, शिमला होगी। सो is that even possible? Isn't it an internal security issue? क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, बेसिकली आप हमारी बाल्कनाइजेशन करना चाहते हो, ठीक है। तो इसीलिए राइट, बाइडन विल सीक रेड लाइंस इन टॉक्स विद शी टुडे। जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा है, मिस्टर बाइडन ने पहले ही कह दिया है, दोनों तरफ से कंफर्मेशन आ गई है कि मिस्टर शी और मिस्टर बाइडन मिलने वाले हैं, और दोनों ने कहा है कि हम अपनी रेड लाइंस डिस्कस करेंगे कि क्या चाइना के कोर इंटरेस्ट हैं, क्या अमेरिका के कोर इंटरेस्ट हैं, क्या दोनों के कोर इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट में तो नहीं है। तो बेसिकली रेड लाइंस, क्या हम ना छेड़ें आपके अंदर, ना क्या आप हमारे मैटर्स को छेड़ें। तो दोनों अपने काम से काम रखें, हम कॉम्पिटिशन चाहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहते। ये चीज़ मिस्टर बाइडन बहुत बार कह चुके हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे बोला है कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन said on Sunday that he will seek to establish red lines in America's fraught relations with Beijing in high-stake talks with Chinese counterpart Xi Jinping। ठीक है, कहाँ मिलेंगे ये, G20 समिट जो इंडोनेशिया बाली में हो रही है उसकी साइडलाइंस पे। मिस्टर बाइडन said he was going okay। तो देखिए अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिस्टर बाइडन ना अब बहुत कॉन्फिडेंटली, अब पहले से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इमर्ज हो गए हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक्सपेक्टेशन से कहीं गुना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। कहाँ पे? मिड टर्म इलेक्शंस में। अब मिड टर्म इलेक्शंस क्या होते हैं, ब्रीफली अगर मैं बताऊं, वैसे तो हम डिस्कस कर चुके हैं। मिड टर्म इलेक्शंस देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, जो प्रेसिडेंट है यूएस के,
उनका 4 साल का टेन्योर होता है। लेकिन वहाँ के जो एमपीज़ हैं, इफ़ आई कुड से दैट, है ना, या फिर जो सेनेट के मेंबर्स या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, दोनों ही एमपीज़ होते हैं, तो उनका 2 साल का टेन्योर होता है, ठीक है? मतलब जो सेनेट के हैं वो 6 साल का टेन्योर होता है, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के वो 2 साल का टेन्योर होता है। तो आप खुद सोचिए मिड टर्म का मतलब क्या होता है? आप 4 साल का मिड टर्म आ गया प्रेसिडेंट के टेन्योर का, और 2 साल बाद आपके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी रिटायर होने शुरू हो गए, यानी कि अब नए इलेक्शन करवाओ आप, ठीक है? तो इसीलिए मिड टर्म इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली आज तक यूएस में यही हुआ है कि मिड टर्म इलेक्शंस में वो पार्टी उभर के आती है जो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट हो। पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि ऑपोजिट हम देख रहे हैं, उन्होंने अपना जो पावर है उसको रिटेन कर लिया है। क्यों रिटेन कर लिया, अगर मैं आपको ये भी थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि आपको कुछ तो जनरल इश्यूज कैसे चल रहे हैं, इंडिया को कैसे आप कंपेयर करेंगे सो कॉल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी से, ये बात पता होनी चाहिए। क्योंकि आपको ये पता है रो वर्सेस वेड जो जजमेंट थी, जो यूएस की सबसे पुरानी अबॉर्शन के केस में जजमेंट है, जिन्होंने बेसिकली अबॉर्शन को लीगलाइज किया था, कि अबॉर्शन क्रिमिनलाइज से हटा डीक्रिमिनलाइज किया था बेसिकली, कि अबॉर्शन एक ह्यूमन राइट है, ये एक क्रिमिनल एक्ट नहीं है। लेकिन अभी बहुत रिसेंटली यूएस के सुप्रीम कोर्ट ने, जो अब कॉन्जर्वेटिव है बहुत हद तक, उन्होंने उसको रिवर्स कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, अबॉर्शन इज क्रिमिनलाइज्ड, ठीक है? तो अब वहां पे बहुत सारे, आप एक बारी वोटिंग उठा के देखिए, मिड टर्म इलेक्शंस का ब्रेकअप देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसे इन्फ्लेशन और जो ये अबॉर्शन का मैटर है वो वहाँ के हर एक इंसान के लिए कितना इम्पोर्टेंट था। और मिस्टर जो बाइडेन ने ये कहा है, देखिए, क्योंकि यूएस क्या है, एक आप कह सकते हैं एग्रीगेशन ऑफ स्टेट्स हैं बहुत सारी। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया क्रिमिनलाइज करने के लिए, लेकिन अगर हर एक पर्टिकुलर स्टेट में इनकी सरकार आ जाती है डेमोक्रेटिक पार्टी की, तो ये अपना लॉ तो ला सकते हैं उस स्टेट में, तो डिक्रिमिनलाइज कर सकते हैं अबॉर्शन को। तो यही बेसिकली इसीलिए इनको बहुत लोगों ने वोट दिया है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। तो इन्होंने कहा है अब तो हम स्ट्रांग है, आई हैव वन midterm elections quite nicely. So a strong president of United States is going face to face with China. Now I'm very confident कि हम बहुत बिना किसी रुकावट के, बिना किसी हेजिटेशन के स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कशंस करेंगे, चाहे कितना ही क्रूशल या इम्पॉर्टेंट मुद्दा या क्रिटिकल मुद्दा क्यों ना हो। जैसे कि आपको पता है ह्यूमन राइट्स, क्योंकि शिनजियांग रीजन में जिस तरह से उइगुर मुस्लिम्स के साथ बुरा हो रहा है, साथ ही में और किस चीज़ पे हम बात देख सकते हैं, ताइवान पे बात देख सकते हैं। ओके, और क्या देख सकते हैं, इकोनॉमी पे तो आई डू नॉट थिंक दे वुड टॉक, बिकॉज दे आर लाइक नंबर 1 इकोनॉमी, नंबर 2 इकोनॉमी, of course in hope of becoming the number 1 economy, they wouldn't discuss semiconductors of course। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें बिल्कुल ये पोल्स अपार्ट है, उस पर बात करेंगे। ओके, तो यही यहाँ पे लिखा है, but the summit comes with Beijing and Washington rivalry intensifying, a more powerful and assertive China tries to disrupt the US-led अब देखिए बात क्या है, चाइना ना, अब ये क्वेश्चन भी बहुत, देखिए मैं आपको फिर बताना चाहूंगी, क्वेश्चंस ना वैसे नहीं होते कि आप इंडिया यूएस के रिश्तों के बारे में कुछ बता दो, ये तो दीज आर लाइक हलवा क्वेश्चंस, हु आस्क्स दीज क्वेश्चंस, नोबडी। ओके, तो अब देखिए, जैसे पिछला कुछ ट्रेंड है, क्वेश्चंस ऑन अफ्रीका, और क्वेश्चंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्डर, इस तरह की चीज़ें आप समझने की कोशिश करिए कि आज तक का जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे दिमाग में हमें लगता है कि हम भी उसी को बिलीव करते हैं, क्योंकि हमें बिलीव करवाया गया है। किसके द्वारा? वेस्ट द्वारा। वेस्ट ने कहा डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी, वेस्ट ने कहा लिबरलिज्म तो लिबरलिज्म, वेस्ट ने कहा फ्री मीडिया तो फ्री मीडिया। आई एम नॉट सेइंग कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, ऑफ कोर्स दीज आर वेरी गुड, फ्री मीडिया इज अ प्री रिक्विसाइट ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज़ द फोर्थ पिलर, इट इज़ गुड, आई एम नॉट सेइंग दैट। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट एक इंटरनेशनल ऑर्डर, जैसे IMF, इकोनॉमी की अगर हम बात करें, फ्री ट्रेड कौन चाहता है? यूएस चाहता है। फ्री नेविगेशन कौन चाहता है? यूएस चाहता है हमेशा से, क्योंकि यूएस एक आइसोलेटेड जगह पे बसा हुआ है जहाँ आसपास सारा पानी ही पानी है। तो अब यूएस को क्या चाहिए? वो बनाते हैं प्रोडक्ट्स, उनको मार्केट चाहिए, मार्केट के लिए आप शिप्स भेजेंगे तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन तो चाहिए ही चाहिए, है ना? तो ये जो आप कोड देख रहे हैं, या यूनाइटेड नेशंस का बार बार कहना फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के बारे में, तो क्या है? ये एक इंटरनेशनल ऑर्डर है जिसे सेट किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा, वेस्ट द्वारा। तो ये, या फिर IMF है, वर्ल्ड बैंक है, क्या है? सबसे ज्यादा इसमें किसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है? यूएस की। 16% वोटिंग पावर किसकी है IMF में? यूएस की। तो फिर अब चाइना इसको चैलेंज कर रहा है हर स्तर पे, कोई लेयर ऐसी नहीं बची है जहां चाइना अब इस इंटरनेशनल ऑर्डर को चैलेंज नहीं कर रहा। ठीक है, WTO में देख लीजिए आप, WTO में चाइना कहता है हम लीडरशिप लेने के लिए तैयार हैं, हम तो बहुत ज़्यादा हम बेनिफिट हुए हैं इस तरह के ग्लोबलाइजेशन से। हम तो देखिए हर किसी के साथ ट्रेड डेफिसिट है, हम तो एक्सपोर्ट ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट हम कुछ करते नहीं। सो गुड, WTO। देन दे से ब्रिक्स,
ब्रिक्स में आप बैंक्स देख लीजिए, ब्रिक्स के एनडीबी देख लीजिए, ठीक है. सो टाटा टू वर्ल्ड बैंक एंड IMF, वी हैव आवर ओन बैंक. सो दैट इज एग्जैक्टली हाउ. अब सिविलाइजेशन के बारे में बात करना, अभी कांग्रेस जो हुई उसमें हमने देखा, साथ ही में हमने और भी बहुत सारी चीजें देखी कि कैसे ये लोग अपने चाइनीज स्पेसिफिक सोशलिज्म की बात करते हैं. सो दिस स्टार्टेड चैलेंजिंग दिस वेरी इंटरनेशनल ऑर्डर सेट अप बाय द वेस्ट. ठीक है, तो मिस्टर बाइडेन विल पुश चाइना टू. अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है नॉर्थ कोरिया के बारे में. जो नॉर्थ कोरिया का पैराडॉक्स है कि क्यों नॉर्थ कोरिया इंपॉर्टेंट है. सी, नेवर बी शॉक्ड एट द फैक्ट. अगर आप नॉर्थ कोरिया पे क्वेश्चन देख लेते हैं, all those pundits who tell you कि ये important है वो important है, UPSC is the probability of the improbable. Always remember that. ठीक है, तो एटलीस्ट आपको बेसिक तो कुछ 2-4 बातें पता होनी चाहिए कि नॉर्थ कोरिया क्यों इतना खतरनाक देश लगता है. वो तो किसी से बात भी नहीं करता. यूनाइटेड नेशंस ने उसे ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, हर कंट्री ने उसे ब्लैक लिस्ट किया हुआ है, किसी के साथ उसका डिप्लोमेसी नहीं है, हर्मिट किंगडम उसे कहा जाता है. लेकिन अब नॉर्थ कोरिया के नेबर हैं साउथ कोरिया. ठीक है, तो साउथ कोरिया क्या है, वो यूएस के अलाए हैं. ओके, अब नॉर्थ कोरिया जब बसा हुआ है, वो एक्सटेंडेड इंडो पैसिफिक रीजन है, वहां पे कौन है, जापान. जापान क्या है, एक यूएस के अलाए हैं. तो अब बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूएसए का यहाँ आना. ठीक है, तो अब नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है. अब देखिए गिने चुने कुछ देश हैं जैसे भारत, पाकिस्तान, या फिर जो P5 स्टेट्स हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है. लेकिन नॉर्थ कोरिया क्या करता रहता है, नॉर्थ कोरिया कहता है यूएस हमसे या बाकी कंट्रीज हमसे सैंक्शंस नहीं हटा देती, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, लोगों के पास खाना नहीं है, कुछ नहीं है, तब तक हम न्यूक्लियर टेस्ट करते रहेंगे. ठीक है, तो हम न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, हम बताएंगे कि हम आपके अगेंस्ट न्यूक्लियर पावर्स यूज कर सकते हैं एंड ऑल ऑफ दैट. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो कॉल्ड स्टेटेड न्यूक्लियर स्टेट्स के अलावा एक और स्टेट है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है जो टेस्ट कर रही है. तो ऑफ कोर्स ये एक बहुत बड़ा डेंजर है. ओके, तो इसी जब न्यूक्लियर पावर का कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है ना, तो उसमें नॉर्थ कोरिया भी आता है. ओके, तो मिस्टर बाइडेन ने बोला है कि हम चाइना को बोलेंगे कि आप नॉर्थ कोरिया को रोकें, ये क्या कर रहे हैं, ये सीरीज ऑफ मिसाइल टेस्ट है ना. हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 7th न्यूक्लियर टेस्ट भी करने वाले हैं अपना ये. तो अब चाइना को क्यों बोलेंगे, चाइना का क्या लेना देना, चाइना का ही लेना देना है, क्योंकि जो प्योंगयांग है यानी कि जो नॉर्थ कोरिया है, उनका सिर्फ एक ही अला है, एक ही दोस्त है एक्चुअल में, वो चाइना है. अब तो थोड़ा इस तरह की रिपोर्ट भी सामने आई थी कि रशिया शायद नॉर्थ कोरिया से वेपन्स लेगा, क्योंकि कोई और कंट्री तो उन्हें इस टाइम पे देगी नहीं. वॉर जो चला रहे हैं वो लोग यूक्रेन में, तो ईरान और नॉर्थ कोरिया ही बच गए हैं, है ना. आई होप यू अंडरस्टैंड. ईरान वाला फैक्टर हम देख चुके हैं, नॉर्थ कोरिया भी हम डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, तो अब चाइना ही इनका दोस्त है, तो चाइना को ही तो हमें बताना पड़ेगा कि हमारी डिमांड्स है क्या, मतलब व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर नॉट वार्निंग देम आप. ठीक है, तो इन्होंने बोला कि मिस्टर शी को वार्न करेंगे कि इस तरह की फर्दर मिसाइल और न्यूक्लियर बिल्डिंग अप का मतलब ये है कि आप यूएस को फोर्स कर रहे हो कि हम अपनी मिलिट्री प्रेजेंस इंडियन ओशन रीजन में, एक्सटेंडेड इंडियन ओशन रीजन जो जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के आसपास है, उसको बढ़ाएं. ठीक है, तो हमें फोर्स मत करिए, क्योंकि आप भी वहीं पे स्थित हैं आसपास, तो आप तो चाहेंगे नहीं कि हम मिलिट्रली वहां पे प्रेजेंट हो, क्योंकि उसके बिल्कुल नेबरहुड में आप रहते हैं. आपकी सारी सर्वेलेंस हो जाएगी, जो आपके टैक्टिक्स चल रहे हैं हमको खतरे में डालने के. सो इट्स नॉट गुड ओनली, इट्स बेटर कि आप उसको पहले ही समझा लें. मिस्टर बाइडेन मेट जापान एंड साउथ कोरिया लीडर्स बिफोर फ्लाइंग टू बाली. तो आप देख सकते हैं कि कैसे मिस्टर बाइडेन के लिए यानी कि यूएस के लिए साउथ कोरिया और जापान इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये बाली के लिए निकलने से पहले अपने अलाइज से मिल के गए हैं और उन्होंने प्लेज किया है दैट दे प्लेज्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड रेजोल्यूट रिस्पॉन्स टू एनी नॉर्थ कोरियन न्यूक्लियर टेस्ट. आई होप आपको ये बात समझ आ गई है. 6 killed, dozens injured in Istanbul bomb blast. India condoles लॉस ऑफ लाइव्स. देखिए ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ी बात है. इस्तांबुल यानी कि टर्की की कैपिटल, और टर्की बहुत इंपॉर्टेंट देश है. ये बात हम देख चुके हैं कि कैसे टर्की एक बहुत यूनिक देश है. डिस्पाइट द फैक्ट टर्की में 80% इन्फ्लेशन है. 80% का आप समझ के देखिए क्या मतलब होता है. ठीक है, महंगाई. और लेकिन जो इसकी जोग्राफी है टर्की की, वो बहुत यूनिक बना देती है. ना ही फुली यूरोप में है, ना ही फुली एशिया में है ना. और हर कंट्री को बेसिकली अगर कुछ ट्रेड करना है ब्लैक सी से, तो आप टर्की की परमिशन लीजिए. तो टर्की की जो जोग्राफिकल प्रेजेंस है उसको बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है. लेकिन टर्की में अभी क्या हुआ है, एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है. कहाँ पे, एक बिजी शॉपिंग स्ट्रीट में. तो बेसिकली इट किल्ड 6 पीपल एंड वुंडेड सेवरल. तो बात ये है कि जो टर्किश प्रेसिडेंट है रेसिप तैयब अर्डगन,
उन्होंने बोला है कि मुझे लगता है आई स्मेल टेरर इन दिस अटैक। तो बात ये है कि किस तरह के टेररिस्ट अटैक्स जो हैं वो यहाँ पे भी होने शुरू हो गए हैं। अब ये हो सकता है इसको अगर इन्वेस्टिगेशन कराएं तो इसमें भी कुछ कर्डिश ओरिजिन ले आए कि कर्डिस्तान बनाना चाहते हैं कई लोग एंड ऑल ऑफ दैट। ठीक है, तो वी नेवर नो कि क्या होगा। ओके तो यहाँ पे न्यूमरस फॉरेन गवर्नमेंट्स ऑफ कोर्स, इंडिया बीइंग वन ऑफ देम, उन्होंने स्पेशली ग्रीस के साथ हमने डिस्कस किया था कि कैसे ग्रीस और टर्की के रिश्ते बिल्कुल अच्छे नहीं है। कॉकसस रीजन जो है आसपास का, दैट, बट आई वुड नॉट गो इनटू दैट। वो लेकिन उन्होंने भी बोला दैट दे आर शॉक्ड एंड डीपली पेन्ड इस तरह के अटैक के बाद। इंडिया ने भी बोला है कि हम अपने खेद व्यक्त करते हैं वहाँ के लोग और गवर्नमेंट को कि ये जो ट्रैजिक लॉस हुआ है लाइफ्स का इस ब्लास्ट में, और हम चाहते हैं कि जो जिन्हें वुंड्स भी आए हैं वो बेसिकली एक स्पीडी रिकवरी उनके लिए हम विश करते हैं। ईरान इशूज फर्स्ट डेथ सेंटेंस आफ्टर महसा अमीनी राइट्स। नाउ दिस इज समथिंग वेरी क्रूशियल, क्योंकि महसा अमीनी का केस आपको पता है। देखिए जो मॉरल पुलिसिंग है, अगेन मैं आपको ये चीज़ बता दूं, एथिक्स में ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं मॉरल पुलिसिंग पे कि कितना एथिकल है कितना नहीं है। टू फ्रो सारे आपके पास पॉइंट्स रेडी होने चाहिए। आपके पास एग्जाम्पल है मॉरल पुलिसिंग का, 2-3 एग्जाम्पल्स हम और ऑलरेडी देख चुके हैं मॉरल पुलिसिंग के। तो मॉरल पुलिसिंग का मतलब क्या होता है कि अगर हम महसा अमीनी जी की बात करें, वो एक कर्डिश वुमेन थी जिनका हिजाब प्रॉपर नहीं था, और ईरान के मॉरल पुलिसिंग क्या है, मतलब ईरान के जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन, जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जिसे वो कहते हैं, उनके हिसाब से जो हिजाब है वो प्रॉपर होना चाहिए, शुडंट बी लूजली टाइड, all that thing। ठीक है, तो वो she had come to Tehran, the capital of Iran, for shopping and to actually have fun with her family। तो उनका हिजाब प्रॉपर नहीं था। अब मॉरल पुलिसिंग का मतलब क्या है, जो मॉरल सेट है आपकी सोसाइटी द्वारा कि इफ आई से इट कि आप हिजाब प्रॉपर कीजिए, या फिर अगर आप मोरालिटी ये कहती है कि आप काउज नहीं किल कर सकते हैं, कैटल नहीं मार सकते, क्योंकि बहुत एक सेक्शन ऐसा है जो पूजता है काउ को। तो ये मॉरल है क्योंकि इसको एक वाइडर सेक्शन ऑफ सोसाइटी सैंक्शन करती है। ठीक है, तो ये मॉरल बन जाता है जब सोसाइटी को किसी बात का, सोसाइटी द्वारा किसी बात को सैंक्शन मिल जाता है, वो मॉरल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो अगर उस मॉरल के खिलाफ कुछ भी होता है तो फिर पुलिस एक स्पेसिफिकली बिठाई गई है जो उसके खिलाफ पुलिसिंग करेगी। तो वही यहाँ पे हुआ था। अगर इंडिया के केस में हमने मॉरल पुलिसिंग तो नहीं, विजिलेंटिज्म जैसे देखा था, जो मॉब लिंचिंग हुई थी 2017 के आसपास, काफी इस तरह के कुछ कुछ केसेस आप बहुत देखिए सॉफ्ट टोन में लिखिएगा, बिल्कुल एंटायर सरकार तो मत लिख दीजिएगा कुछ भी। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, फाइनली लेकिन क्या हुआ है, ईरान ने संडे को इशू किया है अपना फर्स्ट डेथ सेंटेंस, यानी कि कैपिटल पनिशमेंट एक ऐसे इंसान के खिलाफ जो रायट्स में इंक्लूडेड थे, क्योंकि बेसिकली वो प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे। प्रोटेस्ट करते समय उन्होंने पब्लिक बिल्डिंग और पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब किया, जलाया पब्लिक बिल्डिंग को, कॉन्स्पिरेसी और इस तरह के क्राइम के खिलाफ जो नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ जाते हैं। इन्होंने बोला ही इज एन एनिमी ऑफ गॉड एंड करप्शन ऑन अर्थ, तो उनको डेथ सेंटेंस दिया गया है। नाउ आई थिंक यू सी वेयर दीज प्रोटेस्ट आर लीडिंग, वेयर ईरान इज हेडिंग। ईरान का आपको पता है उनका कहना ये है कि कुछ जो ट्रेटरस लोग हैं ईरान के खुद के, और कुछ जो यूएसए और इस तरह के जो नेशंस हैं, इसराइल वगैरह, वो लोग ये प्रोटेस्ट को फंड कर रहे हैं, उनके द्वारा ट्रिगर किया गया है, और ये कम्प्लीटली एक फॉरेन प्लॉट है। देखिए अगर आपको अपने लोगों को कुछ भी पॉलिटिक्स खेलनी हो ना, तो आप सीधा बोल सकते हो कि ये फॉरेन प्लॉट है, क्योंकि फिर तो कोई कुछ नहीं कह सकता। आम आदमी को क्या पता कि फॉरेन कंट्रीज कितना पैसा, आम तो आम आदमी होते हैं, हमें क्या पता। तो जैसे पाकिस्तान के जो आप कह सकते हैं फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जी, वो उनका बार बार ये रिटरेट करना, तो ये आप ना बड़ा बढ़ते हुए देखेंगे पूरे संसार में। अब हर कंट्री का कोई भी एक नेता होता है, वो यही बोलने शुरू हो जाता है कि जो भी हमारे खिलाफ हो रहा है वो फॉरेन प्लॉट है, एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। ये कुछ बहुत ज़्यादा होने लगा है आजकल। और फॉरेन तो एक ऐसा वर्ड, अब क्योंकि आत्मनिर्भरता का ज़माना है, आप कह सकते हैं इंडिजनाइजेशन का ज़माना है, तो फॉरेन वर्ड सुनते ही लोग एक्साइट हो जाते हैं, ओ फॉरेन, हाउ डेयर दे, सो दिस इज एग्जैक्टली हाउ पीपल मोबिलाइज। तो ये आप देख सकते हैं। Finding Indian language equivalents for self heroes, and this is very interesting. I actually find it very very interesting। तो देखिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, सेल्फी,
ड्रोन्स, मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारे ऐसे टेक्निकल इंग्लिश वर्ड्स हैं जो बेसिकली इंडियन साइकी का एक बहुत बड़ा पार्ट बन चुके हैं, हमारे कल्चर का पार्ट बन चुके हैं। हम आईपीएन इसको यूज़ करते हैं, हर बात में इसको यूज़ करते हैं, सेल्फी ले लीजिए एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। लेकिन इसकी कोई फॉर्मल ट्रांसलेशन नहीं है किसी भी इंडियन लैंग्वेज में, दिस इज़ वेरी सैड, ठीक है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदी हियर, ओके। सो ये इंडियन लैंग्वेज की बात हो रही है, ठीक है। तो अनएबल टू फाइंड स्टैंडर्डाइज्ड वर्नाक्युलर वर्जन्स ऑफ दीज वर्ड्स इन कॉमन लैंग्वेज और कॉमन यूजेज, द गवर्नमेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल, अब देखिए एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसका नाम है कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, CSTT, टर्मिनोलॉजी से आपको पता चल गया होगा, जिसका मैंडेट ये कहता है उनको टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज को इंडियन लैंग्वेजेस में एक वोकैबुलरी तैयार करनी है। तो अब ये बहुत जल्दी ये जो बॉडी है शब्दशाला एक वेबसाइट को लॉन्च करेगी जिसमें बेसिकली सजेशंस को इनवाइट किया जाएगा कि आप बताइए एक सेल्फी का ट्रांसलेशन बता दीजिए अपनी लैंग्वेज में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बता दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। People across India can log on to the website and provide suggestions for possible translations of these words or their most prevalent usages in their respective languages। और ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जो 8th शेड्यूल की लैंग्वेजेस हैं 22 उसी तक सीमित नहीं है। आप नागमीज, भोजपुरी या कोई भी आपकी जो लैंग्वेज है उसमें अगर आपका ट्रांसलेशन आपको इन वर्ड्स का, टेक्निकल वर्ड्स का पता है तो आप प्लीज़ उसको सबमिट करें, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जब ये बेसिकली सारी सजेशंस कोलेक्ट कर देंगी, जो सबसे पॉपुलर और एप्रोप्रिएट होगा उसकी फिर ग्लॉसरी बनाई जाएगी और उसको अवेलेबल किया जाएगा। नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, लाइक आई हैड अ स्माइल ऑन माय फेस व्हेन आई एक्चुअली रेड दिस आर्टिकल। Okay, now this is also something very interesting. Indian business groups are a rising presence at COP27। तो ये क्यों important है, देखिए आपको ये बात, जब इंडिया स्पेसिफिक आप क्लाइमेट का लिखेंगे कि कैसे इंडिया इज परस्यूइंग अ लॉडेबल जर्नी एज वेल एज क्लाइमेट ट्रांजिशन इज कंसर्न, है ना, या फिर क्लाइमेट चेंज डीलिंग्स इज कंसर्न। तो वैसे ही ना ही सिर्फ सरकार, है ना, देखिए जैसे जब मैंने आपको बताया था, जब भी आपके पास क्वेश्चन ऐसा है कि क्लाइमेट चेंज के खिलाफ जो जर्नी है वो सिर्फ सरकार अकेले नहीं ले सकती, उसमें लोगों को भी अपना योगदान, इंडिविजुअल्स को भी देना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे लाइफ, हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लाइफ का एग्जांपल रखें, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, जिसमें बेसिकली हर एक इंडिविजुअल को एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल जीना है। और ये बेसिकली जो ऑब्लिगेशन है सरकारों तक सीमित ना रखे, इंडिविजुअल्स पे भी ला देती है। अब वैसे कॉरपोरेशन है, कैसे हमारे भारत के जो कॉर्पोरेट हाउसेस हैं वो भी बहुत बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट करते हैं कॉप मीटिंग्स में, ठीक है। तो वो इस बार हमने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते दिखे। देयर इज नॉट मच इनटू इट, आई वाज रीडिंग इट फॉर माई सेल्फ, बस मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए 3 तरह के बिजनेस पर्सन होते हैं जो बेसिकली कॉप को विजिट करते हैं। एक होते हैं जो बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी, अगर सपोज कीजिए कि सोलर वॉफल्स बनाते हैं तो उनकी कंपनी के हेड ज़रूर जाएंगे, या फिर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अब कोई तेल रिफाइन करने के इंडस्ट्री वो भी जाएंगे, कभी कुछ बहुत खिलाफ उन्हीं की सरकार, उनके कुछ बड़ा नुकसान ना हो जाए क्योंकि अब ट्रांसमिशन का टाइम है, या फिर कोल का कोई हेड है वो जाएंगे, ठीक है। फिर तीसरे वो होते हैं जो ऑप्टिक्स होते हैं, मतलब ऐसे जो बेसिकली बस ये ऐसे लोगों को प्रेजेंट करना चाहते हैं कि हम जो CSR है, या फिर हम सिर्फ कॉर्पोरेट हाउसेस नहीं है पर हमारी कमिटमेंट देखिए क्लीन एनर्जी के प्रति, ठीक है। तो वो होते हैं, तो ये हमने बहुत सारे देखे हैं। और स्पेशली पेरिस एग्रीमेंट के टाइम जब हुआ था 2015 में, तब हमने बहुत सारा देखा था। तो इनका यही कहना है कि 40,000 पार्टिसिपेंट्स COP27 पे हैं। तो हम रीच आउट करना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि इंडियन बिजनेसमैन किस तरह से कमिटेड हैं क्लाइमेट चेंज ट्रांजिशन के प्रति, या फिर हमने कितने स्टेप्स अभी तक ले लिए हैं, किस तरह से हमारे यहाँ के कॉर्पोरेशंस भी काम कर रहे हैं। एक्चुअली वेरी नाइस, ओके। एक्स्ट्रा रीजनल फिशिंग फ्लीट्स प्रेजेंट इन इंडियन ओशन नेवी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल ही हमने डिस्कस किया था, इफ नॉट कल तो परसों किया होगा, कि हमने ये देखा था कि कैसे जो मिस्टर बाइडन है, जोसेफ बाइडन, उन्होंने कहा था कि जब हम चाइनीज प्रेसिडेंट से मिलेंगे तो वी विल ऑल्सो टेल देम, वी वुड वार्न देम कि जिस तरह की इलीगल फिशिंग आप इंडियन ओशन में कर रहे हैं, तो ये भी एक मुद्दा है जिसपे हम मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बातचीत होगी दोनों प्रेसिडेंट्स के बीच में। तो उसी से रिलेटेड डेटा हमारे पास आता है। तो हमारा बेसिकली इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर द्वारा जो इंफॉर्मेशन कोलेक्ट की गई है, उनका ये कहना है कि 200 चाइनीज फिशिंग वेसल से ज्यादा बेसिकली इंडियन ओशन में प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे साल के पहले हाफ में, ठीक है। तो हमारी इंडियन नेवी का ये डेटा कहता है। ऑफ कोर्स दिस इज इलीगल, अब देखिए जो इलीगल, अनरिपोर्टेड और अनरेगुलेटेड जो फिशिंग होती है, ये बहुत ज़्यादा राइज करती जा रही है इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड,
ऑफ कोर्स इट इज बियॉन्ड आर कह सकते हैं मैंडेट, बट हमारे कंसर्न का इतना ना हो, पर फैक्ट ये है, ये जो इलीगल एक्टिविटीज हैं जो सबसे ज़्यादा नदर्न साइड में इंडियन ओशन के पाई जा रही हैं, ये बहुत सारी वहाँ की आसियान कंट्री, जब हमने आसियान समिट को कल डिस्कस किया तो हमने तब भी ये देखा था कि कैसे आसियान कंट्रीज जो हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं इस बात से चाइना की, एक्चुअली वेरी कंसर्न, क्योंकि वियतनाम या बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो बहुत हद तक निर्भर हैं फिशिंग पे, लेकिन वहाँ पे उनका फिशिंग स्टॉक जो है वो डिप्लीट होता जा रहा है। किसकी वजह से? क्योंकि चाइना आके वहाँ पे इलीगल फिशिंग कर रहे हैं। तो ये चीज, एंड दे आर डिस्ट्रॉइंग मरीन हैबिटेट्स, दे पुट fishermen at disadvantage and affects coastal communities as well, especially in the developing countries. See, China, you are almost a developed country, you are the second largest economy of this world, but there are developing countries जहाँ पे आप जाके उनके फिश स्टॉक को डिटोरिएट कर रहे हैं, एंड इट इज समथिंग वेरी वेरी क्रूशल। देखिए, आपको ऐसा लगेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, मे बी आप नहीं जानते कि कितने सारे लाइवलीहुड्स, कितने सारे, वेस्ट बंगाल आप देखिए, अगर हम भारत की बात करें, आप केरला देखिए, कितने हद तक ये फिशरमैन लाइवली अपने जो लाइवलीहुड है वो फिशिंग पे डिपेंडेंट है इनकी। तो जो पैसा ही वहां से आना है, पेट ही वहीं से पलना है, तो इट इज समथिंग वेरी क्रूशल। ओके, तो वेसल्स अब ना ही सिर्फ चाइना की वेसल्स है, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज की भी बहुत सारे और नेशंस की भी, जो दे आर फ्रॉम आउटसाइड द रीजन, वहां पे भी उन्हें ऑब्जर्व किया गया है इंडियन ओशन द्वारा। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली बस यही चीज लिखी हुई है। लेट मी सी देयर इज एनीथिंग एल्स हियर। Oh no, there's nothing. Okay, let's move on to another article. Amit Shah directs officials to identify 100 infiltrators in every state and report them. तो बेसिकली मिस्टर अमित शाह जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि क्या करें, आप एग्जाम्पल सेट करें, ठीक है। बेसिकली जितने भी टॉप इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं, वो आप क्या करें, जितने भी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं जो बाहर से आ गए हैं इलीगली, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, उनको डिटेक्ट करें, उनको कैद करें, डिटेन करें, फिर उनको डिपोर्ट कर दें अपनी कंट्री में, पॉसिबल है तो वापस जहाँ से भी आए हैं वो, ठीक है। ये इन्होंने बेसिकली उस मीटिंग में कहा है विद द सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ ऑल द स्टेट्स, ठीक है। तो इन्होंने कहा है आप एग्जाम्पल सेट करोगे तभी तो इन्फ्लक्स रुकेगा, वरना तो आते रहेंगे, कहीं किसी भी देश से, बांग्लादेश से आ जाएंगे, कहीं से भी, और डेमोग्राफी को चेंज करते रहेंगे। देखिए, हम ये देख चुके हैं, थोड़ा सा पॉलिटिकल मैटर भी है, पर ऑफ कोर्स अगर इंटरनल सिक्योरिटी का कोई भी मैटर है, इट शुड बी डेल्ट विद अ टाइट हैंड, ठीक है। तो वही इन्होंने कहा है कि लेट्स सेट एन एग्जांपल, देयर इज नथिंग मच इनटू इट। ओके, Alright, population criterion for new Eklavya schools in practical, says parliamentary panel. Now, this is something important. देखिए, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है, जिनके बेसिकली जो मिनिस्टर है, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने कहा है कि देखिए, हम तो जैसे जो EMRS स्कूल्स हैं, बेसिकली हम तो उनको वैसे ही अभी तक जैसे बना रहे हैं वैसे ही आगे भी बनाएंगे, कि 15 एकड़ का लैंड हमें चाहिए होता है हर एक सब डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे स्केड्यूल ट्राइब जो कम्युनिटी की पॉपुलेशन है वो 20,000 से ज़्यादा है, और स्केड्यूल ट्राइब जो पॉपुलेशन है वहाँ का 50% से ज़्यादा का पॉपुलेशन टोटल बनाते हैं। तो हम तो वैसे ही करेंगे, 15 एकड़ का लैंड है, वहाँ पे स्कूल बनाएंगे, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल जितना भी है। तो लेकिन एक पार्लियामेंट्री पैनल का कहना है कि ये जो क्राइटेरिया है 15 एकड़ का, ये तो बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं किस पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा है। अब क्यों इम्प्रैक्टिकल है? पार्लियामेंट्री पैनल स्टैंडिंग कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट रेकमेंडेड कि देखिए आप रिव्यू कीजिए इस क्राइटेरिया का, क्योंकि बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं। अब देखिए, कई डिस्ट्रिक्ट्स में 15 एकड़ लैंड ही क्या पता अवेलेबल ना हो, कहाँ से आप ढूंढेंगे? अगर एक कोई फॉरेस्टेड रीजन है, हिली रीजन है, जहाँ पे लगातार कॉन्टिग्यूअस एक 15 एकड़ का प्लॉट ही नहीं है, इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड, व्हाट वुड यू डू इन दैट केस? ओके, सो प्लीज रिवाइज दिस क्राइटेरिया, है ना। तो ये इन्होंने बोला, और यही चीज़ें यहाँ पे बोली है। तो लेट्स सी यहाँ पे और क्या कहना है। उन्होंने कहा नहीं, अभी तो हमारे कोई प्लान्स नहीं है रिव्यू करने के। साथ ही इन्होंने बोला है, लुक आवर गवर्नमेंट विल लुक एट ऑल लेवल्स ऑफ पॉपुलेशंस, और ये सिर्फ फर्स्ट फेज की बात है कि हमने एक क्राइटेरिया रखा है। जब इस फेज के सारे जितने भी हमारा टारगेट है उतने स्कूल्स हम कर देंगे एस्टैब्लिश, तो हम देखेंगे जो बाकी स्कूल्स बनने हैं बाकी जगहों पे, वहाँ पे हम स्मॉलर पॉपुलेशंस का रखेंगे, इन द सेंस जहाँ पे 20,000 से भी कम हो स्केड्यूल टाइप की पॉपुलेशन। तो इन्होंने ऑफ कोर्स 15 एकड़ की तो लैंड पे कोई बात ही नहीं बोली, ठीक है। तो लेट्स सी व्हाट कम्स अप हियर। देखिए, मैं बस आपको ये बताना चाहती थी, इसको हाईलाइट मैंने बस इसलिए किया है, हिमाचल प्रदेश ने रिकॉर्ड 75.6% वोटर टर्नआउट। आप देखिए, मतलब दिस इज ट्रिमेंडस, ठीक है। तो इससे मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ, आई डू नॉट नो क्या ये एंटी इनकम्बेंसी है, यानी कि जो प्रेजेंट सरकार है उनके खिलाफ महंगाई के मामले में लोग और बढ़ चढ़ के आए हैं क्योंकि उन्हें हटाना है, या प्रो इनकम्बेंसी है, जो प्रेजेंट सरकार है उनसे बहुत खुश हैं और उन्हीं को रखना चाहते हैं वहाँ पे, ये है। इससे
कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें बस इस बात से फर्क पड़ता है कि डेमोक्रेटाइजेशन बढ़ रही है, लोगों को पता है कि वोटिंग उनकी ड्यूटी है। वोटिंग से ही बेसिकली वो क्या कर सकते हैं, अपने जो पावर है, मतलब देखिए आप डेमोक्रेसी एक्सरसाइज कैसे करते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, डेफिनेटली आई एम नॉट डिनाइंग दैट, लेकिन आप इलेक्शन जब वोट करके भी तो डेमोक्रेसी को एक्सरसाइज करते हैं। तो उसको अगर आम जनता को ये बात पता चल रही है, इतने ह्यूज नंबर्स में वो आके वोट डाल रहे हैं, इट इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड। तो देखिए जब भी आप कुछ इस तरह का क्वेश्चन आए GS1 में या कहीं पे भी, तो आप जरूर लिखिए कि वोटर टर्नआउट देखिए। आप 2019 की लोकसभा इलेक्शंस भी देखिए, कितना ज्यादा वोटर टर्नआउट हुआ था, सबसे हाईएस्ट आज तक का। तो आप लिखिए इन एग्जाम्पल्स को। कोलिजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटिंग जजेस इज परफेक्ट, XSCJI यू ललित। इनका ये कहना है कि कोलिजियम सिस्टम की आप इतनी सारी जो क्रिटिसिज्म हम आजकल देख रहे हैं, लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू और बहुत सारे और लोग, तो ये हमें तो लगता है कि बिल्कुल परफेक्ट है। कोलिजियम सिस्टम में तो कोई दिक्कत नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, ऐसा कुछ होता ही नहीं है जो नेपोटिज्म वगैरह आप कहते हैं। नो गवर्नमेंट रिप्लाई टू प्ली ऑन सर्च सीजर। अब देखिए ये आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आ रहे हैं, जैसे जो वायर के ऊपर जो एक न्यूज़ जर्नल है और बहुत सारे इनका यूट्यूब चैनल भी है, आपको पता है। तो वायर के खिलाफ जब रेड हुई तो दिल्ली पुलिस ने सर्च के दौरान बहुत सारे एडिटर्स के लैपटॉप्स, आईपैड, फोन, सब कुछ अपने पास कैद कर लिया, इन द सेंस आप कह सकते हैं सीज कर लिया। तो फिर वायर के एडिटर्स ने बोला तो फिर ठीक है, आपने सीज कर लिया, आपका सिक्योरिटी का मैटर है, आपने जो करना था कर लिया, तो आप हमें पे तो कर दो, क्योंकि महंगे आते हैं आईफोन, महंगे आते हैं आईफोन के लैपटॉप्स, और ये चीज हो गई है पे करने का, ठीक है। दूसरा देखिए, बहुत सारे केसेस हमने तब भी डिस्कस किए थे जब हमने देखा था ये केस, जिसका बेसिकली हम आज फॉलो अप देख रहे हैं कि कैसे देखिए जब आप आजकल जितनी भी रेड्स होती हैं, लैपटॉप्स आप कर लेते हैं जब्त या जो भी कर लेते हैं, और मैंने आपको अगर विजन IAS की एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपने देखी है तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि कैसे एक रैकेट चलता है, चल रहा है। बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आते हैं जहाँ पे ये जो फोन वगैरह जब्त होते हैं ना, वो बेच देते हैं आगे। तो ये रैकेट सामने आने हैं जो हवलदार के थ्रू, जो प्रिजन रिफॉर्म्स, मैंने जब आपसे बात की, जो प्रिजन रिफॉर्म्स पे भी एक क्वेश्चन इस बार आएगा ही आएगा, इस बार नहीं तो कभी तो आएगा, क्योंकि ये बहुत प्रिजन वाली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट बनती जा रही है, ठीक है। तो तब भी मैंने आपको बताया था, एक तो ये फैक्टर हो गया। दूसरा, आप एक समझ के देखिए, आप एक रिसर्च ऑफिशियल हैं, आपने अपनी थीसिस अपने लैपटॉप में सेव की हुई है, या फिर आप एक इंटेलेक्चुअल हैं, आप लिखते हैं, आप एक ऑथर हैं, आपकी बुक का, आपका सब, आपका दिमाग आपके लैपटॉप में है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल। तो आप उसको जब्त कर लेते हैं, तो क्या आपका इनोवेशन या आपके इंटेलेक्ट या आप उसको पेटेंट करवाने वाले थे, क्या वो हैम्पर नहीं हो जाते, राइट? तो एक ये फैक्टर भी है इंटेलेक्चुअल्स का, जो बुक्स लिखते हैं यूनिवर्सिटी पे। देखिए बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर हैं, उन पे इतनी सारी रेड्स हो रही हैं, उन्होंने ये चीज़ कही कि क्या ये हमारे इनोवेटिव जितने भी स्टेप्स हैं उसके खिलाफ नहीं है। तो फिर उन्होंने पिटिशंस डाली और ये सब वगैरह। सुप्रीम कोर्ट ने अब देखिए 25,000 का फाइन लगाया सरकार पे, क्योंकि सरकार ने अपना काउंटर एफिडेविट मतलब सबमिट ही नहीं किया। कि बेसिकली जो बहुत सारी पिटिशंस थी वो कह रही थी कि एक गाइडलाइन होनी चाहिए, सर्च और सीजर का कोई तरीका होना चाहिए, देयर हैज टू बी अ पैटर्न, देयर हैज टू बी समथिंग अबाउट इट, राइट? कि आप कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त करेंगे, क्या होगा, किसी चीज़ को नहीं छेड़ेंगे, कुछ तो हो ऐसा। तो सरकार ने अभी तक कुछ ऐसा सबमिट नहीं किया है। सो सुप्रीम कोर्ट इज़ वेरी वेरी डिससेटिस्फाइड ओवर दिस, और उन्होंने कहा है कि आप 25,000 का फाइन तो भरो, और जल्दी से जल्दी अपने टाइम लिमिट के अंदर अंदर आप क्या करें, अपना काउंटर एफिडेविट को सबमिट करें, ठीक है। तो और देख लेते हैं यहाँ क्या लिखा है। ओके, बिहाइंड द स्मोक स्क्रीन अराउंड प्राइवेट क्लाइमेट फाइनेंस। तो मुझे आपको यही समझाना है कि यहाँ क्या लिखा है। ओके, तो देखिए बहुत सारे पिछले कुछ सालों में हम देख रहे हैं डेवलप्ड नेशंस क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंट पे क्लाइमेट फाइनेंस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ये लोग एम्फोसाइज करते हैं। पहला तो ये कि बेसिकली इन्होंने ये बोला है कि हम अपना 100 बिलियन है, जो डॉलर 100 बिलियन क्लाइमेट फाइनेंस का जो एक साल में हमें कंट्रीब्यूट करना होता है डेवलपिंग कंट्रीज को, ऑलमोस्ट हम कर ही देते हैं, ठीक है। 80 बिलियन कर देते हैं, ऑलमोस्ट ही है ना, 100 बिलियन तो हम कर देते हैं, जिसको हमने कोपनहेगन समिट जो 2009 में आया था, तो इट इज़ ऑलमोस्ट मेट ओनली। दूसरा, ये डेवलप्ड नेशंस क्या कहते हैं कि ये जो मोबिलाइजेशन है, ये जो फाइनेंस की, वो सिर्फ पब्लिक से मत एक्सपेक्ट कीजिए, प्राइवेट फाइनेंस को क्यों नहीं हम इनकरेज करते। प्राइवेट फाइनेंस तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कर सकती हैं, कितने लार्जर लेवल पे क्लाइमेट फाइनेंस दे सकती हैं, उनके पास प्रॉफिट इंसेंटिव है एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। इन्होंने बोला है, देखिए अगर हम प्राइवेट फाइनेंस को ले आएंगे ना,
तो जो अभी आप हमसे बिलियंस मांग रहे हो, ये तो ट्रिलियंस देने के सक्षम है, तो व्हाई नॉट प्राइवेट फाइनेंस उनको इंक्लूड कीजिए और ये सारी बातें। अब बात ये है, फॉर डेवलपिंग कंट्रीज टू शेप देयर पॉलिसीज बेस्ड ऑन दीज ऑप्टिमिस्टिक व्यूज इज क्लियरली चैलेंजिंग। क्यों चैलेंजिंग है? डेवलपिंग कंट्रीज क्यों नहीं चाहती कि प्राइवेट फाइनेंस मिले और पब्लिक फाइनेंस मिले? तो हमें ये देखना है, ये एक फैक्टर है जो जरूर आप क्लाइमेट फाइनेंस की कुछ समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्लाइमेट फाइनेंस में वो 2-4 घिसे पिटे पॉइंट सब लिखेंगे, आप गो डीप इनटू इट एंड थिंक, ठीक है? तो वही आर्टिकल ये प्रोवाइड करता है आपको। अब देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मुझे आपको बताना है वो यहाँ है, आई थिंक, लेट मी सी टू इट। Okay, a challenge for low-income countries. अब देखिए, developing countries have for a long time insisted that a significant portion of climate finance should come from public funds, as private finance will not address their needs and priorities, especially related to adaptation. इन्होंने कहा है, अब देखिए मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पे एक बात बोली गई है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है समझनी, कि अगर प्राइवेट फाइनेंस को आप इंक्लूड कर देते हैं तो हम नहीं, इनसे बिल्कुल कोई लाभ होगा हमें, क्योंकि ये अडेप्टेशन रिलेटेड चीज़ों में तो इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये उस पर पैसा इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, ये सिर्फ मिटिगेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इंटरेस्टेड हैं। और हमें एक्चुअल में अडेप्टेशन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स, ग्रांट्स, कंसेशंस चाहिए पब्लिक फाइनेंस द्वारा, जो वहाँ की सरकारें करेंगी डेवलप्ड नेशंस की, ठीक है? ये हमें चाहिए, ठीक है? इफ आई जस्ट रीड इट, इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं, वल्नरेबल, डेट रिडन एंड लो इनकम कंट्रीज विद पुअर क्रेडिट रेटिंग्स नीडिंग एडेप्टेशन फाइनेंस। अब साथ ही में एक और एंगल यहाँ पे लिखा है, अगर कोई एक पुअर रेटिंग जिसको मिली हुई है, ईरान की बात ले लीजिए या कोई भी जिसको क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं मिली हुई, अब किसी कंट्री को अगर क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं मिली तो कोई प्राइवेट कंपनी जाके इन्वेस्ट नहीं करेगी वहाँ पे, ये क्योंकि क्रेडिट रेटिंग्स का मतलब ये होता है कि वो कितना इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली देश है या कुछ भी। तो अब जब प्राइवेट कंपनी वैसे ही नहीं आने वाली यहाँ पे, तो फिर कुछ तो दोगे आप इन कंट्रीज को। मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट, मॉलडीव्स के बारे में सोचिए, या आप सोचिए गैम्बिया के बारे में, या किसी भी कंट्री में, अफ्रीका की किसी कंट्री में कोई इन्वेस्टमेंट करने जाएगा कोई प्राइवेट कंपनी? नहीं जाएगा ना। तो पब्लिक फंड तो करना ही है आपको, क्योंकि आपके ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहाँ पे कैटास्ट्रफीज आ रही हैं, तो फिर आप करो। आप पाकिस्तान की बात ले लो, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट पे था, वहाँ पे कौन सी कंपनी जाती है इन्वेस्ट करने? कोई भी नहीं, वहाँ पे तो ब्रांड्स भी नहीं है इतने ज़्यादा। क्यों नहीं है? क्योंकि क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं थी इतने टाइम से, वो FATF के टेरर लिस्ट पे थे। तो आप उसको दोगे ना, पब्लिक फंडिंग दोगे, क्योंकि उनके आप फ्लड्स देखिए कितनी ज़्यादा आई थी। तो मैं बस आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, अब आप समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे इस लाइन का मतलब क्या है, कि जो प्राइवेट क्लाइमेट फाइनेंस है वो सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज़ में इंटरेस्टेड भी हैं, वो आपको अगर फिनेंस करेंगे भी तो वो सिर्फ मिटिगेशन प्रोजेक्ट्स में करेंगे। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है? मिटिगेशन का मतलब है कि आप क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करोगे, यानी कि अब आप क्लाइमेट चेंज को कैसे रिड्यूस करोगे, या प्रिवेंट करने की कोशिश करोगे, या तो आप ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम करने की कोशिश करो। जैसे अगर एग्जाम्पल हम लें कि व्हीकल्स, ई व्हीकल्स बनाएं, अब ई व्हीकल्स बनाएंगे, ई कार्स बनाएंगे, तो कंपनीज तो बहुत इंटरेस्टेड है इसमें। कंपनीज आप देख लीजिए, जापान की बहुत सारी कंपनीज हैं जो ई व्हीकल्स बनाने में इंटरेस्टेड है, वो आपकी कंट्री में बिल्कुल खुश होकर आएंगे और इन्वेस्ट करेंगी, और इस तरह के व्हीकल्स बनाओगे आप साथ में। या फिर अगर हम बात करें कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बेसिकली ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने की कोशिश करती हैं। अगर हम बात करें सोलर पावर पैनल्स की, तो उसको बनाने के लिए भी कंपनीज इंटरेस्टेड ही हैं। तो ये मिटिगेशन है, यू वांट टू रिड्यूस क्लाइमेट चेंज, ओके? तो दिस इज फाइन, ओके, वहाँ पे तो बड़ी सारी कंपनीज कर ही रही है, लेकिन अडेप्टेशन क्या होता है? ठीक है, तो अडेप्टेशन क्या है बेसिकली, कि यू वांट टू, अब अडेप्टेशन का सिंपल सा फंडा है, क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है और होगा, आप एक्सेप्ट कर लो। पहले तो सबसे पहले असम्पशन ये है, क्लाइमेट चेंज हो गया है, अब हमको खुद को अडेप्ट करना पड़ेगा, जो एक नया सिनेरियो हमारे सामने पोस्ट क्लाइमेट चेंज का आ चुका है, ठीक है? अब अडेप्ट आप कैसे करोगे? अगर आप सपोज कीजिए फ्लड्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको बड़ी बड़ी सी वॉल्स बिल्ड करनी है, ठीक है? तो कौन करेगा? आप एक्सपेक्ट करते हो कि कोई प्राइवेट कंपनी आके आपके यहाँ पे आके सी वॉल्स बिल्ड कर देगी? नहीं ना, वो तो पब्लिक फाइनेंस करोगे आप, तभी ये कर पाएंगे ना देश, जिनके पास पैसा नहीं है इस तरह के सी वॉल्स बिल्ड करने के लिए। मॉलडीव्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है? तो यही चीज़ें बेसिकली उन्होंने कहा है। अब आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि क्यों अडेप्टेशन के लिए भी, अडेप्टेशन के लिए हमें पब्लिक फाइनेंस चाहिए ही चाहिए, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, तो ऑलराइट, बीवेयर द टेम्पटिंग एप्पल ऑफ यूक्रेन मीडिएशन। अब देखिए, ये जो विवेक काटजू जी हैं, जो काफ़ी फ्रीक्वेंटली लिखते हैं द हिंदू में, ही इज़ अ फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट। इन्होंने ये कहा है यहाँ पे, जो इससे पहले कहानी लिखी है वो हमें सब कुछ पता है कि हम इंडिया स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को
परस्यू कर रहा है हमेशा से, और हमने एब्सटेंशन की है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे बार बार। मिस्टर मोदी ने भी सिर्फ, अगर हम बहुत फार भी गए हैं तो सिर्फ इतना गए हैं कि मिस्टर मोदी ने ये कह दिया दिस एरा इज नॉट ऑफ वॉर, दैट इज, इतने में ही सब खुश हैं वेस्टर्न नेशंस। ठीक है, अब बात ये है, अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, इन्होंने बोला है कि हमें एक लेसन सीखना चाहिए। किससे सीखना चाहिए? राजीव गांधी एरा से। क्या लेसन सीखना चाहिए? देखिए, इफ मिस्टर मोदी और इज एडवाइजर्स, अब देखिए बात पता है क्या है, जो वेस्ट लोग हैं ना, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात ना हमें बहुत अच्छे से पता है और पता होनी चाहिए। अगर वो हमारी तारीफ कर रहे हैं तो वो हमारी तारीफ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो सच में हमें अच्छा मानते हैं, वो बस अपनी तारीफ, हमारी तारीफ इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे से कुछ निकलवाना चाहते हैं। दैट इज इट। वेस्ट वॉन्ट्स टू रिमेन एंड रिटेन इट्स हेजेमनी, इट वॉन्ट्स इट्स इंटरेस्ट टू बी फुलफिल्ड एट एनी एंड एवरी कॉस्ट, और यही यूरोप करता है। यूरोप और यूएस एक ही, भाई भाई। तो बेसिकली हमें ये समझना है कि वेस्ट जो बेसिकली हमें इनकरेज कर रहा है कि हम मीडिएट करें यूक्रेन और रशिया के बीच में एक सीज फायर या वॉर को रुकवा सकते हैं। मिस्टर मोदी, बीइंग मिस्टर मोदी, इस तरह के जो आप देख रहे हैं, वो ही इज अ फ्रेंड ऑफ मिस्टर पुतिन एंड ही कैन डू इट। इस तरह का जो आप इतना होला हुप देख रहे हैं वेस्ट की तरफ से, वो सिर्फ रिफ्लेक्ट करता है। अब इस चलते हुए चीज पे हमें पीछे के एग्जाम्पल पे जाके देखना चाहिए, जो राजीव गांधी जी, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उनके टाइम पे हुआ था। देखिए उस समय भी वेस्ट ने बहुत इनकरेज किया था हमें कि 1980s में, अगर आपको पता होगा, अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, 1980s में क्या हुआ था? 1980s में सोवियत यानी कि जो यूएसएसआर है, उन्होंने अफगानिस्तान में आके अपना कह सकते हैं आप इन्वेड किया था। ठीक है, तो अब यूएस चाहता था कि वहां से चली जाए। ठीक है, वहां से अफगानिस्तान से यूएसएसआर चली जाए क्योंकि कोल्ड वॉर चल रही थी तब। तो राजीव गांधी, हम लोग भी यही चाहते थे एक्चुअली, क्योंकि हम चाहते थे कि कोई एक डेमोक्रेटिक सा लीडर हो काबुल में, न्यूट्रल गवर्नमेंट हो यूएसएसआर की तरफ ना, क्योंकि हम खुद न्यूट्रल थे, हम तो नॉन अलाइनमेंट को परस्यू कर रहे थे, तो इसलिए हम ये भी चाहते थे। लेकिन बात ये थी कि वेस्ट हमें बहुत ज़्यादा परसुएट करता था, और मिस्टर राजीव गांधी को ये चीज़ समझ आ गई कि वेस्ट जो हमें इतनी तारीफ कर रहा है कि हम सोवियत के इतने अच्छे दोस्त हैं, हम मीडिएट कर सकते हैं, ये रुकवा सकते हैं अफगानिस्तान क्राइसिस, वो मिस्टर गांधी को पता चल गया दैट दे आर नॉट डूइंग इट फॉर अस, बिकॉज ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया का यूज़ करते हैं, द करंट एरा। और बेसिकली आई वुड जस्ट रीड इट, it merely desired Indian influence to be brought to bear on the Soviets to withdraw their forces from Afghanistan. Nothing more than that. और जब मिस्टर गांधी को ये चीज़ रियलाइज हुई, उसके बाद से इंडिया और यूएस टाइज बहुत बहुत समय तक खराब ही रहे। ठीक है, क्योंकि वी गेट टू नो व्हाट वेस्ट मीन्स। ओके, तो ये यही इस टाइम पे भी, ऑफ कोर्स इस टाइम का तो काफ़ी समय थोड़ा सुधरा हुआ है क्योंकि इंडिया की जो पोजीशन आज बहुत एक ऊंचे स्तर पे जा चुकी है, लेकिन फैक्ट अभी भी यही है कि हमें इतना टेम्प्ट नहीं फील होना, टेम्पटेशन नहीं हमें फील होनी चाहिए कि हमें मीडिएट करना है वेस्ट की एनकरेजमेंट पे। ठीक है, इट इज़ सर्टनली अप्रोप्रिएट फॉर इंडिया टू पॉइंट, लेकिन हमें नहीं मीडिएट करनी चाहिए, दैट इज़ फाइन। एंड हेंस डिस्पाइट वट एवर दे मे से टू इंडिया अबाउट इट्स ग्रोइंग रोल, हमें ये लुभावित करना कि आप तो G20 के प्रेसिडेंट भी बन रहे हैं, आप कर सकते हैं, मीडिएट कर सकते हैं, आपकी ग्लोबल प्रेस्टीज, आप तो स्पिरिचुअल गुरु बन रहे हैं पूरे संसार का, तो आप मिस्टर पुतिन के दोस्त भी हैं, कर दो चेंज ये सब कुछ जो हो रहा है। तो फैक्ट ये है कि पहली बात तो पुतिन मानेंगे नहीं। ठीक है, और ये हमारी इंसल्ट भी होगी क्योंकि वो नहीं मानेंगे। ये देखिए, जो पर्सनल केमिस्ट्री होती है ना लीडर्स की, उस पर लिमिटेशंस होती हैं, ये बात आप समझने की कोशिश कीजिए। कितनी अच्छी पर्सनल केमिस्ट्री इंडिया के लीडर और रशिया के लीडर के बीच में हो, हमारी कोई भी सजेशन वो नहीं मानेंगे, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ना ही ये सिर्फ एम्बेरसमेंट लेके आएगा, बल्कि एक बहुत ही बड़ा स्लैप लेके आएगा अगर हमारे फेस पे, कि हम वेस्ट के इस तरह की बैंडनिंग की तरफ क्यों टिल्ट हुए। अब लेकिन विवेक कातू जी का कहना है, लेकिन ओके वो अंडरस्टैंड, हमें इस चीज़ में नहीं घुसना चाहिए, पर इट इज़ एप्रोप्रिएट कि इंडिया बार बार पॉइंट आउट ज़रूर करती रहे कि रशियन एक्शन की वजह से बहुत सारी ग्लोबल डिफिकल्टीज हो रही हैं। जैसे मिस्टर जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल साउथ इज इन पेन्स, क्योंकि जो अगर कोई भी इकोनॉमिक डिफिकल्टी संसार के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हो रही है, वो हर एक कंट्री को इफेक्ट कर रही है। तो ये चीज़ बार बार पॉइंट आउट करना, ये चीज़ बार बार पॉइंट आउट करना कि हम डायलॉग और डिप्लोमेसी को सपोर्ट करते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। और इन चीज़ों तक ही हमें खुद को सीमित रखना चाहिए, because we know that India actually cannot do anything beyond this and shouldn't do anything beyond it, because there is definitely a country, there are a lot of people जिनको हमें
बेसिकली केटर करना है तो उन पे ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छी बात है। दिस इज आई थिंक अ वेरी गुड न्यूज़। पंजाब बैन्स पब्लिक डिस्प्ले ऑफ फायर आर्म्स सॉन्ग्स एंड वेपन्स। आई थिंक दिस इज एन एब्सोल्युटली गुड न्यूज़, क्योंकि फैक्ट ये है, ये चीज़ बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। ये भी आप एथिक्स में एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि कैसे जब ग्लोरीफाई करते हो आप अपने गानों के माध्यम से गन कल्चर को, या फिर जिस तरह के फायर आर्म्स के, या फिर पब्लिक गैदरिंग में कोई शादी है तो आपने असले रखने हैं अपने साथ, या कि रिलीजियस प्लेस में जा रहे हैं तो वहाँ पे क्या, मतलब क्या इस चीज़ क्यों लेके जाना, मतलब क्यों है पंजाब में ऐसा। ये बहुत बड़ा वहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति है वो बिगड़ती ही जा रही है। इसीलिए जो भगवंत मान जी की सरकार है उनके खिलाफ बहुत सारी एलिगेशन थी कि आप लॉ एंड ऑर्डर को संभाल ही नहीं पा रहे। हमने बहुत सारे केसेस देखे। हमने शिवसेना लीडर जिनकी अभी वहाँ पे डेथ हुई, सुधीर सूरी, उनके देखा कि कैसे मर्डर हुआ। फिर हमने जो डेरा सच्चा सौदा के फॉलोअर थे उनकी मौत देखी कैसे ओपन, क्योंकि सबके पास तो गन्स है ना, तो सबके पास है तो फिर सब उसको यूज भी करेंगे कहीं पे भी। फिर हमने क्या देखा, हमने देखी सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या देखी, और उससे पहले भी हमने देखी बहुत सारे इस तरह के एक के बाद एक सीरीज ऑफ किलिंग्स हो रही हैं जो दिखाती हैं कि वहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। सिचुएशन इज एक्चुअली नॉट गुड, कैसे तो इसीलिए इन्होंने फाइनली बैन कर दिया है कि कोई भी पब्लिक डिस्प्ले आप बड़ा खुश होके एकदम ओपनली फायर आर्म्स का डिस्प्ले कर रहे हैं, आप शादियों पे लेके जाते हैं, आप सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं कि हमारे पास असले हैं, बंदूकों के साथ आपकी फोटोज हैं, या फिर आप गन कल्चर प्रमोट करते हैं, तो आप बैंड है, आपका गाना नहीं चलेगा, आपका कुछ नहीं होने वाला। तो आप अब ये चीज़ है, सो दे हैव टाइटन रेगुलेशंस इन दिस वे, एंड दिस इज एक्चुअली आई होप दैट इससे कुछ कॉन्क्रीट निकल के आए और इससे सच में वो फायदा हो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, पॉक्सो एक्ट नॉट मेंट टू क्रिमिनलाइज कॉन्सेंशुअल रिलेशनशिप्स ऑब्जर्व हाई कोर्ट। अब देखिए दिल्ली हाई कोर्ट ने भी वही बात कही है जो पिछले 4-6 दिन से हम देख रहे हैं। क्या कहा है कि पॉक्सो देखिए एक एक्ट है जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ आया था माइनर लोगों की। ये नहीं कि 16 से ऊपर के लोग, 18 से नीचे के लोग जो 17 साल के होते हैं उनमें अगर कॉन्सेंशुअल कंसेंट से दोनों के बीच में कोई अगर रिश्ता है इंटीमेट, उसको एक लड़की के माँ बाप आके कहते हैं कि इस लड़के ने मेरी बेटी का रेप किया है और उसको शादी की उसमें फंसाया है, तो उस लड़की ने भी तो हाँ बोली थी और दोनों के कंसेंट से दोनों शादी करना चाहते थे, तो इसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। आई लिटरली बिलीव जो लॉ कमीशन नई सेट हुई है वो पॉक्सो के इस एज लिमिट वाली चीज़ के बारे में कुछ करे, और आईपीसी में भी जो 18 साल ही के बाद आप इस तरह के कॉन्सेंट दे सकते हैं, दिस इज समथिंग टू बी डेल्ट विद एट द अर्लीस्ट। G20 summit to focus on food energy security. Well, this I think we should be discussing जब G20 सच में सामने सामने आएगा हमारे, क्या होता है क्या नहीं होता। पर फिर भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफ कोर्स इज लेफ्ट फॉर बाली नाउ ऑन मंडे। क्यों? क्योंकि G20 समिट हो रहा है नवंबर 15-16 के लिए। फूड एंड एनर्जी सिक्योरिटी, पोस्ट कोविड हेल्थ इश्यूज, ये सारे टॉप ऑफ द एजेंडा होंगे सेशन में। और साथ में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि बात ये है कि हम प्रेसिडेंटशिप लेने वाले हैं दिसंबर 1 से, तो सब फाइनली हमें ग्रीट करेंगे, हमें ऑफिशियल हैंड ओवर होगा बाली द्वारा, इंडोनेशिया द्वारा, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही में मिस्टर मोदी बहुत सारे इन्होंने बोला हम सेवरल G20 लीडर से मिलेंगे। अभी सेवरल में आते हैं कि नहीं, यूएस तो आएंगे, यूएस के प्रेसिडेंट से मिलेंगे ही मिस्टर मोदी, पर चाइना आता है कि नहीं, या फिर बहुत सरप्राइज होने वाला है। यूजुअली अनाउंस कर दिया जाता है कि किस किस से बात होगी साइड लेंस पे, लेकिन जैसे हमने समरकंड में देखा अचानक से टर्की से मिल लिए, है ना, तो वो कुछ सरप्राइज था। तो इस बार देखते हैं कि किस किस लीडर से बात होती है, और जिस लीडर से बात होगी वो दिखाएगा कि इंडिया की डिप्लोमेसी कैसे शेप हो रही है। सो इट विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। ओके, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है कि अगर हम बात करें कि इंडिया क्या करेगा अपनी प्रेसिडेंसी के टाइम में, इन्वायरमेंट के बारे में, जेंडर इश्यूज, ग्रेटर वॉइस फॉर द ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ ऑफ कोर्स हमारा रहने वाला है कि ग्लोबल साउथ को एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले हर, ये हम देख चुके हैं। डेमोक्रेट्स रिटेन कंट्रोल ऑफ यूएस है ना। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक द वीडियो।